आटा, दाल, चीनी, घी, मोबाइल, सीएनजी, बिजली, रेलवे किराए, सब कुछ महंगा। नए माली साल का सूरज महंगाई की नई आबोताब के साथ तुलू हुआ है। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी में अपोजिशन को सियासी इंतकाम की बू आ रही है। मामला एंटी नारकोटिक्स के हाथों गिरफ्तारी का है। देखें आज अदालत में क्या सामने आता है। और फजाई सफर के दौरान निस्वार साथ रखना जुर्म करार। निस्वार बरामद होने पर सख्त कार्रवाई होगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Assalamualaikum. How is everyone? And thank you once again for joining us and thank you once again for encouraging us. आपके हमें tweets मिलते रहते हैं, बल्कि अब तो आप tweets भी करते हैं। Instagram पे भी हमें काफ़ी आपकी messages जो होते हैं, आपके comments and your suggestions are also with us. कुछ लोगों का आप जिक्र करते रहते हैं कि इनको invite करें, ख़ास तौर पे कुछ अदाकार हैं, कुछ stars हैं हमारे, तो इंशाल्लाह डोंट वरी, हमने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। एक एक करके आपको पता है हमारा तो रोज़ का शो है, रोज़ का ही मामला है, हमारी मुलाकात होती है। So we shall be calling them. अच्छा जी, आजकल अगर रोजमर्रा मामलात की बात करें तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है, क्योंकि गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं उसकी वजह से महंगाई का एक नया तूफान, और फिर सीएनजी की कीमतें, और फिर क्या कुछ है जो नहीं हो रहा। क्या कुछ में मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बता देती हूँ। खाना पीना, बिजली, गैस, मोबाइल, सीएनजी, रेलवे का सफर, गाड़ियाँ, सब महंगा हो गया है। और टैक्स पर टैक्स अलग। ट्रांसपोर्टर्स, सनतकार, छोटे ताजर सब सरापा एहतजाज हैं। महंगाई ने सबको जिसको कहते हैं ना कि रुला दिया है। और सेल्स टैक्स के नए रेट्स के नफाज के साथ नए माली साल के पहले दिन ही आवाम के लिए कई तब्दीलियां आईं, जिनमें से चंद आपको बता देते हैं। बिल्कुल इनफैक्ट हैं तो बहुत बड़ी लिस्ट, लेकिन हम आपको कुछ बताते हैं। मुख्तलिफ शहरों में आटा, चावल, दालें, खाने पीने और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया 10 से 30% तक महंगी हो गई हैं। गैस की कीमतों में इजाफे के साथ बिजली की फी यूनिट कीमत भी 75 पैसे बढ़ा दी गई है। और हर जगह की ट्रांसपोर्ट का ईंधन सीएनजी पर नए टैक्स के नफाज के बाद कीमतें 20 रुपए तक एटलीस्ट जो हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। कारोबारी अफराद की बात करें, आप में से भी बहुत लोगों के दोस्त होंगे कारोबारी अफराद, उनसे पूछें क्या हो रहा है। कुछ नहीं इंतजार हो रहा है भाई। किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? हालात बेहतर होने का। अगर अपनी बात करूं तो अगर यू नो आई हैव अ स्मॉल वेंचर, और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट अगर 30% आती थी इससे पहले, सिर्फ मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो इस महीने का हिसाब मैंने खुद बैठ के लगाया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हैव शूट अप टू 45%। तो देयर यू गो। और इसके अलावा ओवरहेड एक्सपेंसेस इसके अलावा हैं, सैलरी बिल इसके अलावा है। सिर्फ प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर 45% हो गई तो आप कारोबार कैसे करेंगे? ये मैंने भी कल सोचा बैठ के, लेकिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। रीजन 1 में सीएनजी 140 रुपए फी किलो तक हो गई है। कराची में इसी इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने आज हड़ताल का ऐलान कर दिया है। किराए तो बड़े ने ही हैं, और बड़े रिक्शे वालों और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। जाहिर है वो भी क्या करें। रेलवे के किरायों में 8.5% इजाफा नाफिज हो गया है। मोबाइल और गाड़ियों की कीमत का तो हाल ना ही पूछिए। मेरा ख्याल है कि 4000 रुपए का मोबाइल है, उस पर उससे ज़्यादा तो आपको टैक्स देना पड़ जाता है। इन सब खबरों के अलावा भी बहुत से महंगाई बम हैं जिनसे आवाम परेशान होकर रह गए हैं, और अभी तो बास का पता नहीं है आवाम को, उनको अंदाजा ही नहीं हुआ। आवाम क्या रही है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जब से ये आया है उस वक्त से लेकर आज तक चली जा रही है, रुकने का नाम ही ले रही। इसकी पॉलिसीज इमरान खान की गलत नहीं है, पॉलिसीज बिल्कुल ठीक हैं, बट वो डायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा फोकस करें ना कि इनडायरेक्ट टैक्स पे। इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी कि गुर्बत मुकाओ, उससे भी इन्होंने यू टर्न ले लिया है। अब ये गुर्बत बजाने ख़त्म करने की बजाय इन्होंने गरीब को ख़त्म करना शुरू कर दिया गया। अभी तो बहुत ही मामूली सी महंगाई उसने की है, वो बहुत अच्छा है, और उसने जो मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ना वो आगे जाके करना है। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ नहीं चाहिए, पुराना सानू दे देवन सानू वो आमीन है। बहुत परेशानी है, समझ लो महंगाई इतनी हो गई है, कोई बेहिसाब हो गई है। अपनी ज़िंदगी में कभी भी हम लोगों ने इतनी महंगाई देखी नहीं है। इमरान खान ने बोला मैं इतनी नौकरियां दूंगा, इतनी दूंगा, कुछ नहीं हमें नहीं मिल रहा है। हम आवाम परेशान है, मुतासिर है आवाम। दिन ब दिन डॉलर महंगा हो रहा है, और उसकी वजह से ये पेट्रोल महंगा हो रहा है। जब पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी होती जाएगी। पहले गोश्त 360 रुपए किलो था, अभी 400 तक पहुंच गया। आटा 700 रुपए थोड़ा था तो 1000 तक पहुंच गया। तो अभी लोग गरीब क्या कर कौन चीज़ ले लें। गर्मी में सोते हैं, लेकिन लोड शेडिंग ना भी हो, लोग अपने पके खुद ही बंद करके सोते हैं कि मुझ पर बिजली का बिल इतना है। इस हद तक लोग अजाब में मुब्तला हो गए हैं। हम हुकूमत से अपील करते हैं, खुदा रहा हमें अपने बच्चे बेचने पर मजबूर ना करें, हम अपना घर बार
बेचने पर मजबूर ना करें। सरमाएदार है तो उसका तो कुछ हम नहीं कह सकते कि जो पकड़ें आपने या ना पकड़ें, वो इंसाफ मिलता है या ना मिलता है, लेकिन आम पब्लिक जो वैसी सज़ा एक किस्म की काट रही है। ऐसे महंगाई हो गई यार, आज हम लोग 500 कमाते हैं, 1500 खर्चा होता है यार। यही महंगाई के असरात है कि हमारी जो ज़िंदगी है वो अजरन हो रही है, और जो नहीं कमा रहे वो डाका डालने पे मजबूर है, और जो कम तनख्वाह ले रहे हैं वो खुदकुशी पे मजबूर है। हम लोग 1000 रुपये कमाते थे तो 800 रुपये खर्चा होता था, आजकल 1000 कमा रहे लेकिन 1500 रुपये खर्चा हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ महंगा हुआ है। आपको तो ये हमने सिर्फ एक सैंपल अक्रॉस द नेशन दिखाया है कि लोगों की क्या हालात हैं। मतलब एक शक्ल से पता चल जाता है कि कितनी टेंशन है, एक एक्चुअल अनसर्टेनिटी है कि आगे होने क्या वाला है। जो बंदा 500 कमा रहा है जिस तरह वो कह रहा था, और महंगाई के बाद 1500 की उसकी खर्चा है, वो लिटरली खुद आप सोचें कि वो क्या करेगा आगे जाके। असल में मसला ये कि हमें उम्मीद है कि आगे चलकर हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये आगे चलकर तो देखेंगे आगे, वो तो आगे की बात है ना कि अभी उनसे कैसे नबर्द आजमा होना है ये समझ में नहीं आ रहा। और ये वो महंगाई की लहर है जिसमें गरीब इंसान को तो, गरीब आदमी को तो आप छोड़ दें, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सब लोग बुरी तरह मुतासिर हैं। लिटरली जिन्होंने कुछ देर पहले से ही ये समझना शुरू किया होगा कि अब हमारे हालात बेहतर हो गए और अब हम जरा सेटल्ड हैं, वो भी अनसेटल्ड हो गए। इन अ नटशेल आपको यही बताएं। जल्दी से आपको थोड़ा सा और बता दें कि नए टैक्सेस के खिलाफ टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन ने कारखाने बंद किए, तो आज से कराची के छोटे ताजिर भी एहतजाजी तहरीक चलाने वाले हैं, और सीमेंट डीलर्स और चमड़े की मसनूआत बनाने वाले भी काम छोड़ कर बैठे हैं। और गर्ज ये कि जहां देखो, जिसको देखो, महंगाई का रोना रो रहा है। ये हमने आपको दिखाया। बात करते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अली इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली, आप बताइएगा आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है ओवरऑल, व्हाट इज द सेंस ऑफ द मार्केट, और लोग क्या कह रहे हैं मौजूदा हालात और मौजूदा सूरत हाल पर। ये जो CNG और गैस की कीमतें बढ़ी हैं, इसके बाद तो सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है। जी बिल्कुल, पिछले अक्टूबर में CNG की कीमत सिंध में 82 रुपये थी, और अब स्ट्रेट 41 रुपीज़ बढ़ के, जो कि आज इजाफा है वो 1-2 रुपया नहीं, पूरा 19 रुपये का इजाफा है। बहुत बड़ा इजाफा है। जो लोग कारों से दफातर आते हैं उनके ऊपर एक इम्पैक्ट तो है ही, साथ ही साथ जो बसों से ट्रैवल करते हैं उनको भी उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर ली है कि कम अज़ कम किराया या मुख्तलिफ रूट्स के किराए बढ़ेंगे। स्कूल की वैन पर भी इम्पैक्ट आना है। टैक्सी सर्विसेज भी स्ट्रेटली आवाम पे मुंतकिल कर देती हैं, ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज, ऊबर हो या करीम हो, और बाकी जो आम टैक्सी या रक्षा चलाने वाले हैं वो भी आवाम पे मुंतकिल करते हैं। इस वक्त पेट्रोल के मुकाबले में CNG की कीमत तकरीबन 10 रुपये बढ़ी हुई है, और जो भी ट्रैवलिंग है, जो भी बार बर्दारी का भी जो काम है, छोटे जो सुजुकी वाले होते हैं माल लेके जाते हैं, वो सारा का सारा महंगा हो गया है। बिल्कुल, और ट्रांसपोर्टर्स, स्कूल जाने वाले बच्चे, मतलब हर चीज़ पे इसका इम्पैक्ट आता है। अली इमरान, हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि बहुत से CNG स्टेशन जो हैं वो बंद भी हो गए हैं। हम देख सकते हैं कहीं खड़े हैं जो कि चल रहा है, तो इसके बारे में क्या खबर है? बहुत से CNG स्टेशन भी अपने आप को बंद कर लिया उन्होंने। जी, कल इस तरह की सूरत हाल थी कि जब अनाउंसमेंट हुई थी प्राइस इंक्रीज़ की, तो सुबह 8 बजे तक CNG खुली हुई थी, लेकिन ये कि उन्होंने बंद की हुई थी CNG, क्योंकि उनका ये मानना था कि वो किसी भी सूरत भले से सारिफ जितना भी परेशान हो गैस लेने के लिए, लेकिन ये कि उन्हें नुकसान में CNG नहीं भेजनी। ये भी देखा गया है कि जितना गैस में इजाफा होता है कीमत में, उससे ज़्यादा CNG पंप मालिकान इजाफा करते हैं। अभी भी आप कराची में देखें तो 123 रुपये रेट सब ने मुकर्रर किए हैं। हालांकि डीरेगुलेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग रेट होंगे, कार्टेलाइजेशन नहीं हो सकती, गठजोड़ नहीं हो सकता, लेकिन वो हम किस एंड में भी यही सूरत हाल देख रहे हैं कि जहां गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उस दूसरी तरफ CNG जो एसोसिएशन वाले हैं, CNG पंप मालिकान हैं, उन्होंने भी अपनी मनमानियां की हुई हैं। अली, लास्टली ये बता दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है, चल रही है नहीं चल रही है? जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ रूट्स पे जो CNG पे भरवाने आते हैं, सुबह लाइंस लगी होती हैं, वहाँ पे कम लाइंस लगी हुई थी, तो एंटिसिपेशन यही है कि 20 से 25% बसें मुख्तलिफ रूट्स की आउट हैं, लेकिन लार्जली अभी जो हमने नोट किया है वो फ़िलहाल तो चल रही हैं। लेकिन रूटीन के मुताबिक बहुत शुक्रिया आपका अली इमरान सैयद, हमें अपडेट कर रहे थे, और गैस की कीमत पर सूरत हाल है उससे हमें बता रहे थे कि आवाम का बन क्या रहा है। इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं बजट और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले कराची की ताजिर तंजीम ताजिर एक्शन कमेटी के मेंबर और कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के नायब
सदर सलीम मेमन साहब। सलीम मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। हालात तो आपने देख ही लिए हैं और आपने आवाम की भी आवाज़ सुनी है। ये बताइएगा कि बजट के बाद ताजिरों को किस किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं और हुकूमत से आपके मुतालबात क्या हैं, अगर आप इन नक्शल बता सकें। हुमा, आपको तो पता है कि इन्होंने जो है पब्लिक के ऊपर जो है महंगाई का एक बम गिरा दिया है। पब्लिक की बैसाखी नहीं है, क्योंकि ये बजट जो है IMF का लेके आए हैं, जो पब्लिक पूरे पाकिस्तान के ताजिरों ने इसको नामंजूर करार दे दिया है। आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त एहतजाज पे जा रहा है। आज हमारी जो एक्शन कमेटी जो है वो एहतजाज करेंगी, प्रेस क्लब तक हम जाएंगे, उसके बाद लाएमल बनाएंगे कि हम कारोबार करें या कारोबार बंद कर दें, क्योंकि वाहिद ऐसी हुकूमत हमने देखी है जो पब्लिक दुश्मन बजट लेके आई है। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन एक इतनी ज़रूरत की चीज़ है कि बच्चा जब स्कूल जाती है, बेटियां हमारी, तो माँ फ़ोन करती है, राब्ते होते हैं, लोग अपने मुलाजिमों को बुलाते हैं। बिल्कुल जी, लग्जरी नहीं रही, अब वो नेसेसिटी में आ गया कि आपको ज़रूरत की चीज़ है। उसके ऊपर जो है इन्होंने ड्यूटियाँ लगा दी और फिर जुल्म की इंतहा इतनी है कि इन्होंने लोगों के फ़ोन बंद कर दिए कि आप इतने पैसे जमा कराओ वरना हम आपका फ़ोन बंद कर देते हैं। ऐसा दुनिया में नहीं होता। आप हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, वो आपको सिम लगा के देते हैं, सिम के पैसे लेते हैं, फ़ोन चलाते हैं। आपने 5 फ़ोन की इजाज़त दी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान आएगा वो 5 फ़ोन लेके आएगा, तो वो 4 फ़ोन पे ड्यूटी देगा तो वो अपनी फैमिली को क्या गिफ्ट करेगा। एक फ़ोन अगर उसके ऊपर आपने बोला कि एक फ़ोन पे आप हम ड्यूटी नहीं लेंगे, 4 फ़ोन पे आप ड्यूटी ले रहे हो और वो भी नाजायज़ ड्यूटी ले रहे हो। इसको एक तरीक़ेकार होता है कि 400-500 रुपये आपने ड्यूटी ले लिया। ये PTA ने एक ऐसा अंधा कानून बनाया हुआ है। लेकिन सलीम साहब, वो भी तो था ना कि KPA सूटकेस भर भर के मोबाइल फ़ोन लेके आते थे और वो कारोबार भी चल रहा था। वो सारी सूरत हाल भी अपनी जगह, लेकिन अभी हम कॉस्ट ऑफ बिजनेस अगर देखें, कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है आम ताजर के लिए जो कराची सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में बैठा हुआ है, एक छोटा दुकानदार। अब्दुल्ला, मैं आपको बताऊं कि पिछले लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन हो जाएंगे, लोग घर से मूढ़ी खाते हुए आए। अब जब ये इलेक्शन हो गए, ये 10 महीने हो गए, लोग बोले आज हालात सही होंगे, आज हालात सही होंगे। आज डॉलर आप देखो 161 रुपये इन लोगों ने पहुँचा दिया। आप जो फ्रिज, एयर कंडीशन, सारी चीज़ें जो है आपको लगती है 20%, ये 20% नहीं है, ये सारी चीज़ें 100% महंगी कर दी है इन लोगों ने। और अभी इन लोगों ने नए नए कानून लाया कि आपसे कोई फ्रिज लेने आता है, AC लेने आता है, इनकी NIC नंबर ले, तो क्या मतलब ये कोई आम आदमी जो है ना परचेस कर सकेगा ना कारोबार कर सकेगा। आम आदमी से आप NIC मांगे, वो बोलेगा मैं अपना NIC आपको क्यों दूँ। तो इस तरह से जो है ये लोगों को बिल्कुल जो है कारोबार से पीछे हटा रहे हैं। हमें नहीं पता कि पाकिस्तान का इन लोगों ने सौदा कर दिया है, क्या कर दिया है, आवाम को ये कहाँ ले जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए कि ये आदमियों को बोलते हैं गरीब गरीब। मैं बोलता हूँ आम आदमी कहाँ जाएगा, आम आदमी को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। अच्छा, अभी एक जहेज़ी अगर किसी को देना होता है तो आपको पता है कि फ्रिज, AC वगैरह, आप क्या करें, हमारे माशरे में रिवायात हैं। अगर एक आम आदमी जो कि पहले फ्रिज अफोर्ड कर लेता था या एक वाटर AC की बात नहीं कर रहा, वो पंखे वाला कूलर अफोर्ड कर लेता था या ये चीज़ें अफोर्ड कर लेता था, उसके लिए कितना मुश्किल हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है जितनी कीमत बढ़ेगी बोझ तो सारा आवाम पे ट्रांसफर होगा। आवाम के ऊपर ही इन्होंने सारा बोझ डाल दिया ना। इन्होंने बोला हम सियासतदानों को गिरफ्तार करेंगे, इनसे पैसे लेंगे। इन्होंने रुपया तो लिया नहीं और सारा वो जो नजला था पब्लिक ने आपको जिसके लिए और दे के आपको लाए थे कि आप इनको पकड़े, इनसे पैसे ले, पहले एक फूटी कोरी तो उनसे ले लें। सीधा नजला गिरा दिया आवाम के ऊपर कि हमारे पास पैसा नहीं है, आपसे हम लेंगे। सलीम साहब, एक लाइन में बताइएगा, 1 टन का AC जो होता है मुनासिब, अगर किसी के घर में कोई AC ना हो, एक AC हो जिसमें सारे लोग इकट्ठे सो रहे हो रात को, गर्मी का इंतहा आप देखें, उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है तकरीबन अंदाज़ा? उसकी कीमत के अंदर जो है इन लोगों ने जो भी नया जो रेट निकाला है वो 20% तो सीधा ऊपर हो गया। यानी कि वो आ रहा था 30,000 रुपये का, वो सीधा जो है 40,000 का हो गया। तो आम आदमी तो जो है अब वो बेचारा परचेज नहीं कर सकेगा। और परचेज और उसके बाद फिर उसका बिल आना, मतलब वो पूरी एक, इट्स नॉट अ वन टाइम कॉस्ट कि अगर आपने एक दफ़ा महंगा ले भी लिया है तो उसके बाद बिल आप अफोर्ड कर सकेंगे, वो इन इटसेल्फ बढ़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मेमन साहब, आप इधर आए हैं और आपने हमसे बात की है। कुछ और बातें भी हैं, ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन क्या क्या लोगों के तासुरात हैं, क्या होने वाला है, एहतजाज करने की भी सोच रहे हैं, एनीथिंग दैट हैपेंस वील कीप यू पोस्टेड। अभी एक और खबर है हमारे पास जो हम आपको बताना चाहते हैं।
सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और उन्होंने फिजाई सफर के दौरान नस्वार साथ रखना जुर्म करार दे दिया, विच इज अ वेरी बिग डील। इस हवाले से मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को अलर्ट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हाजियों के सामान में भी नस्वार नाकाबिल कबूल होगी। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर पेनाफ्लेक्स आवेजा कर दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि तमाम अरब ममालिक ने नस्वार को मनशियात की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। तमाम जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इकदाम उठाया गया है। मशरिक़ वस्ता के ममालिक में किसी भी मुसाफिर से नस्वार बरामद हुई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता बरस इराकी एयरपोर्ट पर नस्वार और पाउडर तंबाकू ले जाने पर हुक्काम ने पाकिस्तानी मुसाफिरों को गिरफ्तार किया था। नस्वार को तैयारे में ले जाने पर पाबंदी एक अच्छा फैसला है, लेकिन अगर नस्वार पर पाबंदी लगी है तो गुटके और मैनपुरी जैसी चीजों पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल, मतलब फिर ऑल अक्रॉस द बोर्ड आप हर चीज को फिर आप खत्म कर दें। और यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड अब्दुल्ला दैट आई वाज, इस खबर से पहले मैं अवेयर नहीं थी कि एक्चुअली आप ये चीज़ें, मुझे लगा कि ऑलरेडी बैन होंगी और आपको खुद को पता होगा कि आप क्या चीज़ें ट्रैवल कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मतलब इतना शऊर तो हो ही जाता है। एंड आई थॉट ये नस्वार वगैरह लोग नहीं लेके जा सकते, इट इज़ नॉट अलाउड, और जहाँ जाते होंगे वहाँ से जाके ले लेते होंगे। अभी इसे क्या कहें, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग थी कि आप कैसे नस्वार लेके, पर्टिकुलरली यूएई वगैरह जो दुबई वगैरह इतने सख्त कवानीन है, वहाँ कैसे आप ट्रैवल करके लेके जा सकते हैं, लेकिन अपेरेंटली इससे पहले आई थिंक ओवरसीज में आप नहीं लेके जा सकते थे पहले भी, यू कुडंट, ये डोमेस्टिक की बात हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा जी, एक और एक हम अखबार में खबर पढ़ रहे थे जो बड़ा इंटरेस्टिंग, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आई है, करप्शन पर होने वाला जुर्माना मरने के बाद भी मुआफ नहीं होगा, फाइन फॉर करप्शन इज पेएबल पोस्टह्यूमसली। वह कितना वैसे ये बंदा फौत होके भी चैन ना आए, जनाब वही वाली बात है। मरहूम डीएसपी वाला ये केस है, 2.5 करोड़ रुपए का प्लॉट अगर 50 साल पहले खरीदा गया था तो ऑब्वियसली अब उसकी कीमत 2.5 अरब रुपए होगी, शायद उससे भी ज्यादा। तो भाई ये नहीं है कि आपने फिर उधर ही हिसाब देना है, इधर भी हिसाब देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, मतलब इधर सब कुछ करके उसके बाद मर गए तो फिर कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, इट बी अ प्रॉब्लम फॉर द फैमिली जो आगे पीछे रह जाएगी। अच्छा, ये तो खैर जो हमारी हेडलाइंस थी वो हम आपको बता रहे थे। एक और खबर एंड रिलेटेड टू क्रिकेट के बारे में अब हम बात करते हैं। आपको बताएं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबैस्टन में नई यूनिफॉर्म यानी नई वर्दी पहनी, जिसमें नीले रंग के बजाय नारंगी यानी ऑरेंज रंग नुमाया दिखाई दिया गया। और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने नई जर्सी की रूनुमाई की, जिसमें नीले रंग के बजाय ऑरेंज रंग नुमाया था, जिस पर भारतीय हलकों में शदीद तनकीद की जा रही है। और आप सोच रहे होंगे क्यों, तो आपको ये भी बता दें कि भारतीय टीम की नई जर्सी में नारंगी रंग नुमाया होने पर भारत में नई बहस शुरू हो गई है। बाज़ हलके इसे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात से जो है वो कंपैरिजन मुशाबहत करार दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी टीम की नई वर्दी पर शदीद तनकीद की जा रही है। कैसा लग रहा है अब्दुल्ला आपको? जनाब, इस पे पहले से बहुत बात हो रही थी, और जब से नरेंद्र मोदी साहब आए हैं सैफ्रनाइजेशन ऑफ इंडिया की बहुत बात हो रही है। और आपको पता है ना, इंडिया जिसका सेकुलर इमेज जो था वो अब तकरीबन डिस्टॉर्ट होकर रह गया है और वो एक हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये वही जो मीम्स बने जा रहे हैं, जिनसे कंपैरिजन दिया जा रहा है और चीज़ों से जो कि बहुत ज़्यादा वहाँ की आइडेंटिटी है। ऑरेंज आपको पता ही है वहाँ का वो कलर है। तो सवाल ये वो पूछ रहे हैं कि टीम को तो सेक्युलर रहने दो, क्यों टीम में वो रंग डाले गए हैं? ऑल्दो आई वंडर कि जर्सी पहनने से पहले भारत टीम वर्ल्ड कप में एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन इंग्लैंड के हाथों इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उस पर भी कमेंट किए जा रहे हैं। मैं आपके भी कपड़े देख लूं, कुछ आपने भी कुछ ऑरेंज टाइप टाई लगाई हुई है। बेसिकली ये तो हमसे एक कोइंसिडेंटली चीज है। आप कोई भी रंग पहन सकते हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से इस सैफ्रनाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है उस पे लोग ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्वियसली लोग पीपल नीड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अब रंगों का क्या कसूर है, अगर साथ जोड़ दिए जाए तो लेट इट बी। मेरा ख्याल है कि इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए कि जी आपने ये रंग क्यों नहीं पहना, और ये इट्स अ कलर, वेयर एनी कलर यू वांट टू वेयर। आज क्या होता है, और ऐसी ही सूरत हाल में हमें ये एहसास होता है कि जो फॉर्म हमने कुछ मैचों बाद दिखाई, अगर वो पहले दिखा चुके होते तो अगर मगर का किस्सा होता ही नहीं। तो इफ्स एंड बट्स में हम क्यों पड़े? ये मतलब ये तो हमेशा हमारी यही चीज होती है, जब कुछ हो जाता है और खासतौर पे अच्छा ना हो, फिर हम बैठ के स्पेकुलेट करते हैं कि क्या हो सकता था, अब क्या करना है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मैच अगर इससे पहले इंडिया वाला तो छोड़ दें, वो नहीं जीता, जो भी किया प्रेशर था, उससे पहले ही अगर कोई मैच जीत चुके होते तो आज हम यकीनन टॉप 4 में होते। अब्दुल्ला, आपने बिल्कुल ही वही बात की है कि जो ओ लेवल मैट्रिक वगैरह के बच्चे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, उनको लास्ट मिनट पे याद आता है कि काश मैंने बस 2 दिन
की पढ़ाई और कर ली होती, मतलब अब होती काश, मतलब ये बातें छोड़ दें। अब आगे क्या करना है साबिक कप्तान वसीम अकरम से ही पूछ लेते हैं। वसीम, क्या हाल है आपका? इसे किस्मत कहें या कुछ और, पाकिस्तान आज फिर भारत को सपोर्ट करने पर मजबूर ही हो गया है, तो क्या कहेंगे? भारत का मुकाबला है बांग्लादेश से। दोनों टीमों की हालिया फॉर्म देखते हुए आपको फेवरेट जो है वो कौन लग रहा है? ये बांग्लादेश की टीम में परफॉर्मेंस अच्छी दी है इस वर्ल्ड कप में, पर ऑब्वियसली अगर ऑन स्टैट से देखा जाए, राइट नाउ प्रेजेंट फॉर्म देखा जाए, अपार्ट फ्रॉम यस्टरडेज गेम, इंडिया इज लुकिंग डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर साइड ऑन पेपर एंड मेरे ख्याल में बांग्लादेश को बहुत फाइट करनी पड़ेगी इंडिया से मैच जीतने के लिए। बट या मोस्टली इट इज लक नाउ, हम अपना मैच जीत सकते हैं जब पाकिस्तान की बारी है, बांग्लादेश बाकी तो वी कांट कंट्रोल एनीथिंग। अच्छा वसीम भाई, भारत इंग्लैंड से जिस तरह मैच हारी हैं, इस तरह टीम के मोराल पर कोई असर पड़ा होगा? सीनियर खिलाड़ी प्रेशर में होंगे क्या? जब भी आपकी अच्छी फेवरेट टीम होती है, आप बीटेबल जा रहे होते हो, कोई ऐसे मैच हारते हो तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस थोड़ा शैटर होता है। बट कोई भी टीम याद रखें किसी भी स्पोर्ट में सारे मैच नहीं जीत सकती। सो इंग्लैंड प्लेड गुड क्रिकेट यस्टरडे। उन्होंने शुरू से जो शुरू किया, उन्होंने बैटिंग करनी नए गेंद से लेकर स्पिनर्स के खिलाफ रुके ही नहीं है वो। सो जब कोई टीम दूसरा अच्छा खेलती है तो उसको क्रेडिट देते हैं। आई सपोज तो इंग्लैंड को क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो दे वर अंडर द पंप, दे हैड टू विन दैट गेम एंड दे हैड टू विन द नेक्स्ट गेम एज वेल ऑफ कोर्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड अगर उन्होंने क्वालिफाई करना है। सो पाकिस्तान के हाथ में उनके दे हैव नथिंग इन देयर हैंड। एंड जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, आई मीन ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर हुआ होगा, बट इट्स अ गुड साइड। दे शुड बी ओके बिफोर द नेक्स्ट गेम। अच्छा वसीम, आप भी डेफिनेटली यही सोच रहे होंगे, दिस इज परहैप्स द ओनली टाइम कि हम बड़े कंसर्न्ड हैं कि भारत की टीम ठीक है, फिट है टू प्ले दिस। तो आपसे पूछेंगे कि भारत इस टूर्नामेंट में लेट आया था ऑफ कोर्स, और इसलिए इसके आखिरी मैचेस जो हैं एक दो दिन के वक्फे पर हो रहे हैं। शेखर धवन और विजय शंकर तो पहले ही अनफिट हो चुके थे, तो क्या भारत को मजीद इस तरह के कोई खतरात हैं? और लंबे टूर्नामेंट में सिर्फ भारत क्या पूरी दुनिया की सारी टीम को प्रॉब्लम होती है फिटनेस की। बहुत कम टीमें होती हैं। सो फार आई थिंक वी हैव सीन ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम चेंजें कम हुई हैं, उनके वही लड़के खेल रहे हैं। सो अच्छी आई सपोज वही टीमें कामयाब होती हैं जिनकी इंजरीज कम हो, बिकॉज नया प्लेयर आना इंडिया पाकिस्तान से किसी भी मुल्क से मिडल ऑफ या एंड ऑफ द वर्ल्ड कप ज्वाइन करना, इट्स अ टफ आस्क फ्रॉम एनी प्लेयर टू परफॉर्म स्ट्रेट अवे। अच्छा वसीम भाई, शकीब अल हसन इस टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम में उन जैसा और कोई सुपरस्टार है नहीं, तो क्या ये एक्स्ट्रा बोझ शकीब अपनी परफॉर्मेंस की इनकी परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो सकता है? क्योंकि जाहिर है सारी उम्मीदें उन्हीं से हैं। फिर So far it appears कि he is enjoying that particular pressure कि सारी उम्मीदें उससे वापस और वो नंबर 3 पे आया। उसने रिक्वेस्ट की है मुझे 3 पे भेजें इंस्टेड ऑफ नंबर 5 पे, और 200 भी किए हैं। इज नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड कप सो फार। पर उनका कीपर भी बड़ा अच्छा प्लेयर है, बैट्समैन है, बड़ा कंसिस्टेंट है। बट उनके पास जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है, जो मुझे नजर आई है इस वर्ल्ड कप में, उनकी फील्डिंग भी ठीक ठाक है, स्पिनर्स भी देयर ओके, बट उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ा स्ट्रगल करती है। वहाँ पे इफ दे वर्क दे कैन बी कंसिस्टेंटली very good side and they have impressed the cricketing world I suppose and fans इस वर्ल्ड कप में जो उनकी परफॉर्मेंस रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। स्विंग के सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स सी क्या होता है, बट लेट्स होप कि जो भी हो पाकिस्तान किसी ना किसी तरह टॉप 4 में आ जाए और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं। ऑलराइट, देयर यू गो। तो देन वी हैव टू बी रूटिंग फॉर इंडिया, जिस तरह हम सारी वो बात कर रहे थे। वन ऑफ द ओनली टाइम्स, चले सेकंड टाइम इंडिया इज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर टीम देन बांग्लादेश, तो यस। तो होपफुली ये बाय द वे इंग्लैंड में जो इंग्लैंड और इंडिया का हुआ था, तब भी हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। नहीं, दैट वाज अ टफ मैच। अच्छा चले, एनीवे आई हैव सम अदर व्यू पॉइंट ऑन इट कि वहाँ हुआ क्या था, लेकिन आई वोंट गेट इनटू दैट स्पेकुलेशन। एक और चीज़ आपको बताते हैं, आपको पता है कि फैशन इंडस्ट्री चाहे पाकिस्तान की हो या कहीं भी दुनिया की हो, किसी भी मुल्क की हो, नित नए ट्रेंड्स इस इंडस्ट्री के साथ साथ चलते हैं। लेकिन मारूफ पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, ज़ारा शाहजहान उनका नाम है। उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसा ट्रेंड मुतारिफ करा दिया जो कि उनकी ट्रोलिंग का, शदीद किस्म की ट्रोलिंग का सबब बन गया। ये वो ट्वीट है जो कि ज़ारा ने की, और लेट्स बी ऑनेस्ट हैशटैग के साथ उन्होंने कहा कि मैं ये थ्रेड स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बताएं लाइफ इन पाकिस्तान इज हार्ड फॉर द रिच, सो इमेजिन द पुअर।
तो अब आप अंदाजा लगा लें कि आगे से लोगों ने क्या किया होगा आफ्टर शी डिड दैट। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में अमीरों का रहना मुश्किल हो गया है, तो सोचे गरीबों का क्या हाल होगा। और जिस पर ट्विटर सार्फिन ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एलीटिस्ट कल्चर पर जो था उनको बहुत सुनाई। और जैसा कि उन्होंने कहा कि एक बड़ी गाड़ी जिसकी पहले कीमत 3 करोड़ रुपए होती थी, इमेजिन करें कि अब कितना मुश्किल हो गया है, उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए हो गई है। बहरहाल आई गेस ज़ारा लेटर ऑन रियलाइज्ड और फिर उन्होंने कहा कि ये जो है बस हो गया। हाँ, लेकिन आई एम श्योर देयर एवरीबॉडी इज नॉट लाइक दैट। आई एम श्योर उन्होंने एक बड़ी इनोसेंस में एक बात कर दी होगी, नॉट रियली रियलाइजिंग कि इसका एक इफेक्ट क्या होगा। तो लोगों ने एक्चुअली ट्राइंग टू डिस्कस कि जब वो एक्चुअली कंसर्न थी महंगाई का इतना असर पड़ा है तो गरीबों का क्या हाल होगा, और इसको लोगों ने उनका बिल्कुल ही उल्टा बना दिया। तो देयर यू गो, हो जाता होता है, कुछ चीजें उल्टी पड़ जाती हैं ट्विटर पे, हमने भी देखा है, हमारे साथ भी हो चुका है। और आज की बड़ी खबर, इनफैक्ट टॉप स्टोरीज तमाम अखबारों ने बड़ी मेजर जगह दी है, और ऑपोजिशन जमातों के अंदर बगावत के हुकूमती दावों के झुरमट में राना सना गिरफ्तार हो गए। हिज़्ब इख्तिलाफ की तहरीक से पहले हुकूमत ने तो अपने पत्ते खेल दिए हैं, अब ऑपोजिशन क्या कर सकती है ये देखना होगा। राना सनाउल्लाह को कल फैसलाबाद से लाहौर आते हुए मोटरवे पर एंटी नारकोटिक्स पोस्ट ने गिरफ्तार किया। उन पर इल्जाम है कि उनकी गाड़ी से मनशियात की बड़ी मिकदार बरामद हुई है। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि जो हुआ कानून के मुताबिक ही हुआ। राना सनाउल्लाह साहब मेरे कॉलीग हैं और हमने हर किसी को इज्जत देनी है, लेकिन इस नए पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं। कानून सबके लिए यकसा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो कैबिनेट मेंबर्स हो, चाहे वो हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस हों। इस हवाले से ऑपोजिशन क्या कहती है ये भी हम आपको बता दें कि ऑपोजिशन ने सख्त रद्द अमल दिया है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि राना सना की गिरफ्तारी में बराह रास्त वजीर आजम का हाथ है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक राना सना की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की मायूस कुन कोशिश है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया है। मैं इमरान खान और उनकी टीम को बताना चाहता हूँ कि इससे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हौसले पस्त नहीं होंगे, बल्कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से इसमें मज़ीद जोश और वलवला आएगा। और इमरान खान साहब, नुकसान आपका होगा, आपकी हुकूमत का होगा। फॉर रिमाइंडर आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर की हैसियत से ये ऐलान कर चुके थे कि पार्टी से बगावत की कोशिश करने वालों का घेराव करेंगे। ये मुस्लिम लीग नून के ऐसे अरकान असम्बली की बात हो रही थी जो 2 दिन पहले वज़ीर आज़म इमरान खान से मिले थे। हुकूमती वज़रा को तो ये मुस्लिम लीग नून में दरार नजर आती है। शहबाज गिल के मुताबिक 15 लोग मिले हैं, 31 और मुस्लिम लीग नून छोड़ने को तैयार हैं, यानी कि 31 मोर। शेख रशीद 9 अरकान कौमी असम्बली का बता चुके हैं, तो फवाद चौधरी ने अपना निशाना ऑपोजिशन की दूसरी जमात पीपल्स पार्टी को भी साथी में बनाया। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। वहाँ पे हमारे नंबर पे वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो हैं इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी है। उनको भी इमरान इस्माइल साहब जो हैं उनको भी आप देखिएगा कि जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। वो भी जो कराची के जादूगर ही हैं। दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट और हम देखते हैं कि ये किस तरह अनफोल्ड होगा। अच्छा, आप वो चॉइस ऑफ वर्ड्स पे बात कर रहे थे। आपको ये बता दें कि राना सनाउल्लाह की पेशी जो है बिल्कुल अब से कुछ देर तक होने वाली है एंटी नारकोटिक्स अदालत में इन लाहौर, एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार आसमा शिराजी ने। उनसे तज्जिया लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है ऑन व्हाट इज हैपनिंग। आसमा, जब भी ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन में दराड़े हैं, हुकूमत मुखालिफ कुछ नहीं होगा, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाता है कि ऑपोजिशन फिर से लगता है कि बिफर गई है, तो क्या राना सनाउल्लाह की इस तरह गिरफ्तारी हुकूमत के लिए अच्छी खबरें लाएगी? देखिए, अभी तक तो हुकूमत के लिए फ्रैंकली सारी खबरें अच्छी आ रही हैं। मसलन अपोजिशन कहती थी हम अब बजट पास नहीं करवा पाएंगे, उन्होंने पास करवाया, अक्सरियत के साथ पास करवाया। इसी तरह से जो भी हुकूमत चाह रही है वो कर रही है, और इसकी वजह ये नहीं कि हुकूमत जो है वो कर सकती है, इसकी वजह ये है
कि अपोजिशन के पास वो ताकत नहीं है, वो इत्तेहाद नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे वो मजबूर कर सके या हुकूमत को टफ टाइम दे सके। तो ज़ाहिर है कि राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी एक बहुत बड़ा भौचाल ज़रूर ला सकती है अपोजिशन की सफ़ों के अंदर, लेकिन क्या कर सकती है अपोजिशन? क्या अपनी पार्टियों को मुतहरिक करके वो सड़कों पे ले आएगी? क्या आपके ख्याल में अपोजिशन जो है वो आवाम को मुतहरिक कर पाएगी कि इस हुकूमत को जो है वो घर भेज दे? मुझे नहीं लगता कि सरेदस्त कुछ ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन एक मुश्तरका, एक मुत्तहिद किस्म के एजेंडा के साथ जो है हुकूमत को टफ टाइम दे सके इन गिरफ्तारियों के ऊपर से। और एक एक करके अभी नहीं तो कुछ अरसे के बाद एक एक करके बहुत सारे लोग जो हैं वो और भी गिरफ्तार होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब के अंदर बहुत बड़ा खतरा हुकूमत। अच्छा, अब आसमा ये बताइएगा कि हर बार की तरह हुकूमत का यही कहना है कि गिरफ्तारी में इसका हाथ नहीं है, लेकिन हर बार की तरह वो इसका क्रेडिट लेने को फिर से तैयार बैठी है। ऑपोजिशन तो हुकूमत को ही जिम्मेदार ज़ाहिर समझती है। आपको किसकी बात में ज़्यादा वजन नज़र आता है? देखिए, जो राना सनाउल्लाह साहब का अरेस्ट हुआ है अब तक की इत्तलात के मुताबिक, वो हुआ है इंसदादी मंशियात के हाथों। जो इदारा है ये इदारा वफाक के अंडर आता है और ज़ाहिर है कि वफाक ने उसको हिदायत दी होंगी जब भी उनकी गिरफ़्तारी हुई है। इससे ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं कि उनसे मंशियात कहाँ पकड़ी गई, कितनी मिक़दार में पकड़ी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी एक वाज़ेह नज़र आ रही है। बहुत कम लोग शायद इस बात के ऊपर यकीन करेंगे इस वक्त इत्तलात हैं। ज़्यादा लोग इस बात के ऊपर यकीन करते दिखाई देते हैं कि चूँकि राना सनाउल्लाह बहुत वोकल थे, चूँकि राना सनाउल्लाह जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुकूमत के क्रिटिक हैं, बहुत ज़्यादा नक़ाद हैं, तनकीद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रहे थे गवर्नमेंट को, इसलिए उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया। ये एक इम्प्रेशन जो है ओवरऑल बन रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुकूमत को अभी शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत नुकसान हो सकता है। आसमा, हम आपको भी बता दें और एक दफ़ा रिमाइंड भी करा दें अपने नाजरीन को कि इस गिरफ्तारी से पहले का मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा दावे कर रहे थे कि अपोजिशन पार्टियों में टूट फूट है, अरकान छोड़कर जाने को तैयार बैठे हैं। काफ़ी लंबी चौड़ी इस पर हमने बात भी की थी। क्या अब आसमा आपको ये सूरत हाल कायम रहती हुई नज़र आती है या फिर बदल जाएगी? देखिए, अपोजिशन के अंदर कोशिशें तो हुकूमत कर रही है और बावजूद इसके कि पीटीआई से बहुत सारी चीज़ों की तवक्कुआत नहीं थी जो हुई हैं पिछले कुछ अरसे के अंदर। जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जिस तरह की एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो पाबंदियां हैं, बहुत सारी जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, महंगाई का इजाफा है, ये सब कुछ इसकी तवक्कुआत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं थी और उनके जो वोटर हैं उनको तो कतई तौर पर नहीं थी। लेकिन जो कुछ अब हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, ख़ास करके जो हॉर्स ट्रेडिंग की बातें होती थी या जो छांगा मांगा पॉलिटिक्स को हमेशा खान साहब जो है वो क्रिटिसाइज़ करते थे, तो अब वो एक दफ़ा फिर ऐसे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई भी वही उसी किस्म की सियासत कर रही है जिस तरह से माजी में होती रही है। तो ये एक अच्छा एलिमेंट नहीं है के लिए भी और ख़ास करके हुक्मरान जमात के लिए। बहुत शुक्रिया। आसमा शिराज़ी हमारे साथ मौजूद थी और मौजूदा जो सियासी डेवलपमेंट है उस पर हम तफसील से बात कर रहे थे। कुछ हमने बातें करनी है और थोड़ा सा हम अपना मूड भी बदल देंगे क्योंकि बड़ी एक खौफनाक किस्म की खबर ये कल सामने आई है और हम तो डर ही गए कि अभी तक लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको बताते हैं कि हो क्या रहा है कि मुल्तान में एक ही घर के 9 अफराद को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और गैरत के नाम पर कत्ल का ऐसा खौफनाक वाक़या पहले कभी देखा ना सुना। आपको ज़रा डिटेल देते हैं कि हुआ क्या है। ये सब हुआ हसनाबाद के इलाके में, जहां 2 रोज़ पहले ही सऊदी अरब से आने वाले अजमल ने ससुराल जाकर अपनी रूठी बीवी, बेटे, बेटी, सास, सालियों और साले पर फायरिंग कर दी। 8 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। गुस्से में अंधे कातिल ने यहीं पर बस नहीं किया बल्कि लाशों को जला डाला। एक जख्मी ने अस्पताल जाकर दम तोड़ा। पुलिस ने मुल्जिम अजमल और उसके बाप जफर को गिरफ्तार कर लिया। अजमल का भाई मफरूर है। फायरिंग में जख्मी होने वाले अली रजा का कहना है कि अजमल ने यह हमला अपनी बीवी के किरदार पर शक की वजह से किया। के तौर पे था, घर वालों के साथ पहले कोई लड़ाई झगड़ा था, वालदा की तबीयत खराब, तो सारी बहनें उसको तबीयत तो कुछ नहीं आई हुई। एक मेरी बहन खाना बना रही थी किचन में, पहले इसने उसको गोली मारी, फिर ये घुसता है, सबको फायर करता गया।
और इस मामले का एक अफसोसनाक पहलू, एक और अफसोसनाक पहलू ये है कि मुलजिम की बीवी उसकी चचाजाद थी। ये घर का मामला था जो जहालत की आग में कुछ हो गया है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा हक़ाइक़ को रेतने की कोशिश करते हैं। इमरान बताइएगा, पहले तो ये बता दें कि अभी ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है, अहले महल्ला इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो क्या बता रहे हैं, क्या ऐसा मसला था जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई, नौबत यहाँ तक आन पहुँची? देखिए, बज़ाहिर तो ये वाक़या जो है वो ऑनर किलिंग का लगता है। इसका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जो मुलजिम है अजमल, ये सऊदी अरब में दर्जी का काम करता था और उसकी बीवी और उसके बच्चे भी उसके साथ ही रहते थे। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 साल से उसकी जो बीवी थी वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुकी थी और वो यहाँ पे हसनाबाद के इलाके में रहती थी। ये जो अजमल था ये चंद रोज़ कबल ही वापस आया और यहाँ पर जब इस वक्त आया तो इस सारे वाक़े में मैं आपको ये बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो रोल हमें नज़र आ रहा है वो सोसाइटी का है कि जब ये आया तो वहाँ के इर्द गिर्द के जो लोग थे, महल्लेदार के लोग थे, उन्होंने उसको ऐसी बातें बताईं, वो सच्ची थी या झूठी इसकी अजमल ने कोई तहकीक नहीं की। और वो उसने गुज़िश्ता चंद रोज़ से उसने अपनी बीवी से जिस वक्त झगड़ा किया और बीवी रूठ के मेके आ गई, तो उसका अजमल मुलजिम का ये कहना था कि तुम अपनी बहनें, जो कि इसकी जो 2 सालियाँ थीं, वो उन्होंने कुछ अर्सा कबल ही जो है वो थिएटर के ऊपर अपना परफॉर्मेंस जो थी उसका आगाज़ किया था, जिसका अजमल को रंज था और इसी रंज के ऊपर उसने अपनी बीवी से भी झगड़ा और बीवी झगड़ के चली गई। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मतलब जब हम किसी से पूछते हैं और जिस तरह आपसे भी पूछ रहे हैं इमरान चौधरी के क्या हुआ, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये रीजनिंग होगी, मतलब एक शक हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, खानदान को कत्ल करने की। ऑनेस्टली मतलब ये बिल्कुल बात समझ नहीं आती और लगता है कि बहुत ही बड़ी कोई बात हुई होगी तो ये हुआ है, हालांकि उस पर भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। इमरान, ये बताइएगा कि पुलिस के इल्म में ये बात कैसे आई और क्या कार्रवाई की गई? अहले इलाका ने सबसे पहले रेस्क्यू 1112 को इतला दी और वो ये समझे कि शायद इनके घर में आग लग गई है। फिर रेस्क्यू वहाँ पर पहुँची और फिर आहिस्ता से ये चीज़ सामने आई कि ये फायरिंग का वाक़या है और इस तरह से ये कत्ल किया गया, जिसके ऊपर फिर पुलिस को इतला दी गई। और पुलिस भी जब शुरू में इस वाक़े की इतला पुलिस को भी दी गई तो जस्ट एक फायरिंग की दी गई कि जी फायरिंग हुई है, मामूली नौयत का कोई वाक़या। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे और फिर वहाँ पर जाके कातिल की सफाकी देखी तो फिर पुलिस ने भी अपने आला हुकाम को बताया और फिर तमाम जो पुलिस के आला हुकाम थे वो मौके पे पहुंच गए। और ये मैं आपको बताऊं कि जो मुलजिम था अजमल और इसका वालिद ज़फ़र, ये वहाँ मौके से फ़रार हो गए। जब फ़रार हुए तो इनको फ़रार हो गए थे तो आगे एक चौक के ऊपर नाका लगा हुआ था जहाँ पे डॉल्फिन फोर्स ने इनको महज शक की बिना पे पकड़ा। उस वक्त तक पुलिस को नहीं पता था कि ये आया वही मुलजिमान है जो पीछे से इतना सफाकाना 9 अफराद का कत्ल करके आए। मतलब सॉरी इमरान, आपसे तो हम पूछ ही रहे हैं कि क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सुनना कि वो फरार भी हो गए उधर से, भाई जब इतना इंसान पागल हो चुका हो और पूरी एक फैमिली को उड़ा दिया, अपनी ही फैमिली को उड़ा दिया, तो इतनी होश होती है उसमें कि अब मैं जरा यहाँ से भागूं और अपने आप को बचाऊं? बिल्कुल होती है, मेरा ख्याल है जो मुजरिम होते हैं ना उन्हें सब होश होती है कि अपने आप को कैसे बचाना है। बिल्कुल मुजरिम हुआ। अब ये बताएं इमरान के ओवरऑल हमने इससे पहले भी काफ़ी वाक़यात ऐसे रिपोर्ट होते हुए देखे, मुल्तान है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके, ये गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात ज़ाहिर है हमेशा से थे, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कुछ ज़्यादा हो रहे हैं या रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं। क्या वजह हो सकती है? पुलिस क्या बता रही है? जी बिल्कुल ऐसे है कि ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में गैरत के नाम पर वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। शायद इसकी एक सबसे बड़ी वजह शायद जो डीजी खान डिवीज़न है, पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पे तालीम की कमी है और थोड़ा सा वो ट्राइबल बेल्ट है जिसमें जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर तो उसको मार दिया जाता है, उससे उसे सफाई का मौका जो है वो भी नहीं दिया जाता। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि इस जो ऑनर किलिंग होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल हुआ है वो सिविल सोसाइटी का है। सोसाइटी होती जो है वो पहले इल्ज़ाम लगाती है, पहले लोगों को इस बात के ऊपर उकसाती है। जब वो कोई शख्स इनफरादी सतह पर ये कदम उठा लेता है तो बाद में फिर वही सोसाइटी जो है वो अफसोस कर रही होती है। तो ये इस ऑनर किलिंग को रोकने के लिए सोसाइटी को अपना किरदार अदा करना होगा और अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया इमरान। इन 9 लोगों के कत्ल का गुनाह उन लोगों पर भी आएगा जो इस कत्ल की वजह बने। अगर अहले मोहल्ला या सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने उस शख्स जो कि सऊदी में रहता था वापस आया, उसको बातें बताई या उसके कान भरे,
इन 9 लोगों के कत्ल का जिम्मा आपके सर भी बिल्कुल होगा, और अगर एहसास होने वालों को एहसास हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन ये इसका जो सारा अजर है और जो सज़ा है ये सब कुछ अगले जहान में होगा। इधर तो बाकी इंस्टिगेटर्स हैं, उनका नाम भी नहीं आएगा, लेकिन इधर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी और स्ट्रेस करना चाहूँगी, पहले भी बहुत बार हम ये बात कर चुके हैं, ये गैरत के नाम पे कत्ल, ऑनर किलिंग, ये टर्मिनोलॉजी निकाल दें। ये कोई ऑनर किलिंग नहीं होती, कोई गैरत के नाम पे, ये कत्ल है। ये एक पूरी किलिंग हुई है, मर्डर है, ये प्री मेडिटेटेड है, ये 10 लोगों को मारा गया, ये एक कत्ल है। इसको कोई सॉफ्ट करने के लिए या इजी करने के लिए या लोगों को समझाने के लिए कि हाँ बड़ा दिल टूट गया होगा, उसकी इज्जत पे हाथ होगा, जी नहीं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, उसने ये जाके कत्ल किया। मतलब इतना ही इंसान का ईमान पक्का हो तो ना किसी की बात में आओ, ना शक भी की बिना पे आप जाके पूरे एक खानदान को मार ले, जो कि आपका अपना खानदान है, क्योंकि ये रिलेटेड थे, ये चाचाजाद बेटी थी इसकी जो बीवी थी। तो लिहाजा ये हमको भी वैसे ये कोशिश करनी चाहिए अब्दुल्ला कि हम ये ऑनर किलिंग और ये जो गैरत के नाम पे कत्ल, ये टर्मिनोलॉजी निकाल लें। ये कत्ल अपनी औलाद को मारने में या अपने रिश्तेदारों को मारने में कौन सी गैरत? ये किसी गैरत का काम नहीं हो सकता। देखिए ये सोचने वाली बात है। गैरत जब नहीं होती तो इस तरह के काम होते हैं, मेरा ख्याल है। प्लीज जो एटलीस्ट हमें देख रहे हैं वो इस बारे में जरा गौर से सुने कि कहाँ की ऑनर, ये कौन सी गैरत है, ये क्या चीज है, छोड़ दो उसको अगर तुम्हें नहीं चाहिए। कत्ल करने में कौन सा ऑनर समझ नहीं आती। अच्छा, वी नीड टू चेंज अभी हम आगे बढ़ेंगे और एक ट्रिब्यूट है, हम याद करेंगे दुनिया भर में अपनी यूनिकनेस की वजह से पाकिस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने वाले एक शख्स जिनको हम आलम चन्ना के नाम से जानते हैं। और आलम चन्ना का वो नाम है कि आलम चन्ना जब हम कहते हैं ना तो हमें एग्जैक्टली वो इमेज आ जाता है कि हम बिल्कुल एक वो टर्मिनोलॉजी बन गई है, बल्कि एक टर्म ऑफ रेफरेंस भी बन गया है कि लोग आपस में कहते हैं कि जी कोई रिश्ता देखने गया तो लड़की बड़ी लंबी थी, कितनी लंबी थी जी? आलम चन्ना जितनी। तो लिहाजा वो एक टर्म ऑफ रेफरेंस बन गया है। आपको जल्दी से बताएं कि मोहम्मद आलम चन्ना सिंध के तारीखी शहर सेवन शरीफ में पैदा हुए। 1981 में उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आलम चन्ना को दुनिया का सबसे तवील अलकामत यानी सबसे टॉलेस्ट शख्स जो है वो तस्लीम करने का ऐलान किया, लेकिन 1985 में उनसे ये एजाज़ मोज़ाम्बिक के जब्राइल मोंजाने ने और फिर लिबिया के सुलेमान अली ने छीन लिया। उनसे भी लंबे सोचे ज़रा लोग निकल आए और 1990 में दोनों के इंतकाल के बाद एक मरतबा फिर आलम चन्ना को दुनिया का टॉलेस्ट इंसान तस्लीम कर लिया गया। हाउ टॉल वाज ही? लुक एट हिम अब्दुल्ला। आपको पता है कि इनके कपड़े भी स्पेशल बनते थे, इनके जूते भी स्पेशल बनते थे, इनका घर भी स्पेशल था जिसमें ज़ाहिर दरवाजे वगैरह बड़े ऊंचे बनाए गए थे ताकि आराम से गुजर सकें। अदरवाइज तो नॉर्मल इंसान तो इन एज एन इस हाइट का इंसान तो इन दरवाजों से नहीं गुजर सकता। लुक एट दैट। अच्छा, मैं आपको ये भी इधर बता दें और हमने काफ़ी बार इसका भी जिक्र किया है कि ये ऑब्वियसली दुनिया के सबसे टॉलेस्ट इंसान, लेकिन इनकी बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी थी जो इस किस्म के जो कि किसी को हो विच इज़ अनयूजुअल, अननेचुरली आप कहेंगे, बहुत ज़्यादा मेडिकल चैलेंजेस से इतने के इनकी गुर्दों की ख़राबी के बायस शदीद ये बीमार हो गए आलम चन्ना। इवेंचुअली इलाज के लिए अमेरिका ले जाया गया मगर वहाँ उनका इंतकाल हो गया। तो बड़ी चैलेंजिंग ज़िंदगी होती है। बेशक आपको दुनिया से एक्कोलेट्स मिल रहे हो और आपने रिकॉर्ड बनाया हुआ है, मतलब आपने रिकॉर्ड आपका बन गया ना, आपने खुद बनाने की कोशिश तो नहीं की थी, इट वाज जस्ट बिकॉज। अच्छा जी, इससे पहले हमने प्रोग्राम शुरू किया ना तो आपको आवाम की आवाज़ भी सुनाई थी और जो गैस और CNG की कीमतों में इजाफा हुआ है उसके क्या असरात हैं, और फिर एकदम से तमाम CNG स्टेशन पर एक ही दफ़ा में कितना इजाफा, ऑलमोस्ट 20 रुपये इजाफा किया गया है फी किलो CNG की कीमत में। चेबल ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन गयास पराचा हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज़रा मौक़िफ़ लेते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है, ये कीमतें किस तरह तय होती हैं, किस तरह नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया पराचा साहब। पराचा साहब, कीमतें ऐसे बढ़ने से ज़ाहिर है आम शहरी तो पिसी जाएगा, लेकिन क्या CNG पंप्स वालों पर भी कोई असर पड़ेगा? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सारा बोझ आवाम पर डाला जाता है, आपका प्रॉफिट वैसे ही रहता है। देखिए, ये जब कीमत बढ़ती है ना तो सबसे ज़्यादा लोगों की कीमत ख़रीद जो है ना वो ख़त्म होती है, कम हो जाती है। तो जब सेल कम होती है तो हम लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। दो किस्म में नुकसान है, एक तो लोग जो है पहले गाड़ी में सफ़र करता था वो सफ़र कम हो जाएगा, गाड़ी का चलना कम हो जाएगा। जो सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनका एक फ़िक्स बजट होता है, वो उस बजट के अंदर ही गाड़ी चलाते हैं, उस बजट को वो क्रॉस नहीं कर सकते। अगर ख़राब करते हैं तो किसी और चीज़ को हम छेड़ना पड़ता है, मुमकिन नहीं है। तो जब सेल कम होती है तो हमारा भी प्रॉफिट कम हो जाता है। पराचा साहब, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हुकूमत जब भी टैक्स लगाती है तो CNG मालकान वही इजाफा बराह रास्त आवाम तक मुंतकिल कर देते हैं। इसका जिक्र हम अभी पहले भी कर रहे थे, अपनी जेब से कुछ देने को तैयार नहीं। तो क्या ये तर्ज अमल ठीक है?
अनफेयर नहीं है थोड़ा सा? देखिए ये तो सारी दुनिया में होते हैं, अपनी जेब से तो तब दिया जाता है जब आपके पास प्रॉफिट हो। गवर्नमेंट ये टैक्स कारोबार पे नहीं लगाती, गवर्नमेंट हमें कहती है कि ये टैक्स आप आवाम से हमें जमा करके दें, आप पब्लिक से जमा करके दें। हम तो, हमारे लिए तो ये बड़ी अजीब बात है कि हम गवर्नमेंट के लिए एक कलेक्शन एजेंसी बन जाती है, और गवर्नमेंट ये काम तब करती है जब उसकी कलेक्शन एजेंसी फेल हो जाती है, जब उसके अदारे फेल हो जाते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस के थ्रू लगा के पैसा कलेक्ट करते हैं। तो हम लोग इसमें बिल्कुल भी, हमारे पास तो 3 से 4 रुपए पर केजी का मुनाफा होता है, जिसमें हमने बिजली का बिल, तनख्वाहें, अपने खर्चे चलाने, अपना घर भी चलाना है। हमारे पास तो गुंजाइश ही नहीं। आप सीएनजी स्टेशन का हाल देखें क्या हो गया, अगर हमारे पास होती तो इस तरह के हालात होते हैं हमारे। अच्छा बराजा साहब, आप लोग कीमतों में कमी चाहते हैं तो इसके लिए ज़ाहिर है आपने कुछ सोचा होगा, क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट वगैरह ने तो हड़ताल कर दी है, क्या सीएनजी स्टेशन मालिकान का भी कोई ऐसा प्लान है? क्या आपने सोचा क्या है? सारे पाकिस्तान से अपने नुमाइंदा लोगों को बुलाया है। हम पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री जाके अपने खदशात भी बताएंगे और मसले का सलूशन भी बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि कोई हल निकल आएगा, और अगर ना हल निकला तो फिर हम लोग जो भी एहतजाज है करेंगे, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी बात यह कि जब हम सीएनजी स्टेशन को खुदा न ख्वास्ता बंद करें तो हमारे तो कारोबार का नुकसान होता है। मुल्क में लाखों गाड़ियाँ जो है वो रुक जाती हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो पेट्रोल डलवाती हैं। तो जब पेट्रोल डलवाती हैं तो एकदम किराए, एकदम लोगों का बजट, टैक्सियों के किराए, हर चीज़ बढ़ जाती है, तो बराह रास्त एक आदमी मुतासर होता है। तो हमें हड़ताल का फैसला करने से पहले तमाम उस ऑप्शंस को इस्तेमाल करना होता है जो कि एक सिविलाइज इदारा जो है कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑब्वियसली इन्होंने तो अपने आप को डिफेंड ही किया है कि वाई थिंग्स लाइक दीज हैपन। भाई बड़ा ही मुश्किल है, अभी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है लिटरली कि लोगों की अभी बहुत सी और भी हमें बातें सुनने को मिलेंगी और लोगों के व्यूज़ भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक और ख़बर, क्या मैं इसको ख़बर कहूँ या क्या कहूँ, जब सिर्फ एक ह्यूमन इंटरेस्ट है, आपको बताते हैं कि दुबई की इराक निजात अमरीकी एक ब्लॉगर हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, मॉडल हैं, पूरा एक ब्रांड चलाती हैं हुदा ब्यूटी के नाम से। जो कि ब्यूटी में इंटरेस्टेड हैं लोग, उनको बहुत अच्छी तरह इस ब्रांड का पता होगा। हुदा ब्यूटी की मालिक हैं, 34 ईयर्स ओल्ड, और इनका नाम है हुदा कतान। और इनके बारे में मशहूर है कि वो अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने के लिए कम से कम, अब्दुल्ला ज़रा आपको इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में, 33,000 अमरीकी डॉलर, 33,000 अमेरिकन डॉलर्स लेती हैं एक पोस्ट के लिए, जो कि लगभग पाकिस्तानी आप समझे 40 लाख रुपए बन जाते हैं। तो लिहाजा इंस्टाग्राम पे आप एक पोस्ट लगाएं और उसमें आपको 40 लाख रुपए मिले। कोई समझे 23 मिलियन, 23.1 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं ऑन इंस्टाग्राम। लेकिन इनका ये कहना है कि ये एक्चुअली ऐसा नहीं करती हूँ, ये अफवाहें हैं, और सोशल अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर ये कहती हैं कि गैर कारोबारी हैं और वो उन्हें सिर्फ अपनी ज़ात और मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि रिसेंटली उनको एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाने के लिए जो ऑफर थी, अब्दुल्ला ये सुन ले, $1,85,000। ये सिर्फ एक पोस्ट लगाने की बात हो रही है। एक पोस्ट लगाने के लिए $1,85,000 की पेशकश हुई। उन्होंने काफ़ी सोचा इसके बारे में कि वो ठुकरा दें या एक्सेप्ट कर लें, और फिर बिलीव इट और नॉट उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने बिल्कुल ये पैसे नहीं लिए, वो पोस्ट नहीं लगाई। और क्या उनकी इंस्पिरेशन थी? उन्होंने सोचा कि मैंने ये सोचा कि ओपरा विनफ्री क्या करेंगी। आपको पता है कि ओपरा विनफ्री जो है उनको बड़ी दुनिया फॉलो करती है। बिल्कुल, शी इज़ अ टॉक शो होस्ट, मतलब वो तो शी इज़ पूरा एम्पायर है उनका अपना, उनके बारे में क्या कहें। तो She doesn't charge anything for an Instagram post। उन्हीं की इंस्पिरेशन है हुदा जो है, हुदा ब्यूटी वाली, और otherwise she is making tons of money। हाँ, as it is, मेरा नहीं ख्याल उनको इस पैसे की भी ज़रूरत है। शौहर हैं, उन शौहर हजरात से पूछना चाहिए कि how much money is she making। क्यों मैं उसी से पूछना, शौहर से पूछना ही उसके अपने पैसे। जो आम खवातीन के शौहर है ना, अगर आप किसी मेकअप की दुकान में चले जाएं That is true। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और आपको पता है कि राना सनाउल्लाह को कल गिरफ्तार किया गया है मोटरवे पर फैसलाबाद से लाहौर आते हुए। उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी गाड़ी में कोई 15 किलो मनशियात थी जिनकी मालियत 20 करोड़ रुपए बनती है। एंटी नारकोटिक्स अदालत में उन्हें आज रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। हम उस्मान भट्टी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई क्या हो रहा है। मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम इजलास भी होना है आज इसी सिलसिले में। उस्मान बताइए, व्हाट्स द लेटेस्ट, कब तक पेश किए जाने का इम्कान है? उस्मान, आई गेस वी कांट हियर यू। हम आपसे दोबारा से कांटेक्ट करते हैं।
और एक दफ़ा आपको फिर ये बता दें कि हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया है बाय द एंटी नारकोटिक्स फोर्स। बहुत सी फोर्सेस बीच में इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इस बार जब एंटी नारकोटिक्स फोर्स का जिक्र आया तो नेचुरली सारे ज़रा क्यूरियस हो गए कि हुआ क्या है। और बताया ये जा रहा है कि उनकी गाड़ी से 15 किलो जो मंशियात हैं, ड्रग्स हैं, वो बरामद हुई हैं, वो मिली हैं, जिनकी कुल मिला के अगर आप देखें कॉस्ट जो है वो 20 करोड़ रुपए। अच्छा उस्मान, अब ये बताइए क्या डेवलपमेंट है, क्या लेटेस्ट है? हम यही तसव्वुर कर रहे थे कि एंटी नारकोटिक्स में इन्हें पेश किया जाएगा फॉर रिमांड, लेकिन अब इन्हें इत्तलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा रहा है। कब तक पेश किया जाएगा और इसकी क्या वजह बताई गई है? जी, इस वक्त मैं जिला कचहरी में अहमद वकास जो के जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उनके कमरे अदालत में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान ग्रुप के रहनुमा हैं जिनको गुज़िश्ता रोज़ ANF की जानिब से गिरफ्तार किया गया है राना सनाउल्लाह को। आज उसको वो जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास की अदालत में पेश करेंगे, क्योंकि ये फौजदारी केस है इसलिए जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो रिमांड की इस्तदा करेंगे, जबकि जो राना सनाउल्लाह के कौंसल हैं आजमजीत तारड़ वो भी कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिनके दामाद हैं अहमद यार सूबाई, यहाँ पर मेंबर सूबाई असेंबली हलील तहत और दीगर भी जो फैसलाबाद ताल्लुक से वाले MPs हैं वो मौजूद हैं के अंदर। और अभी तक राना सनाउल्लाह को ANF को काम की जानिब से पेश नहीं किया गया। अलबत्ता अहमद वकास जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट वो आ चुके हैं, मगर अभी कुछ देर क्योंकि रास्ते बंद हैं ANF को काम की जानिब से जैसे राना सनाउल्लाह को पेश किया जाएगा उसके बाद। उस्मान जी उस्मान हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि जज साहब तो कमरा अदालत में मौजूद हैं, आप भी हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह कब पेश होंगे यहाँ? जी, जो राना सनाउल्लाह को यहाँ पर ऑलमोस्ट पेश किया जाना था, जो उनके दामाद हैं उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि जो ANF हुकाम है उनकी जानिब से कहा गया था कि वो तकरीबन 10 या 10:30 के दरमियान राना सनाउल्लाह को पेश करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के पेश नज़र जो चारों एतराफ से इस वक्त जिला की तरफ रास्ते आते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे उस्मान के ये जो रास्ते आते हैं, फुटेजेस भी हमारे पास हैं, बख्तरबंद गाड़ी तक नजर आ रही है, कंटेनर नजर आ रहे हैं, खारदार तारे हैं, यहाँ तो बड़ा अजीब सा सीन बनाया हुआ है। क्या कोई एहतजाज हो रहा था ऑलरेडी? क्या एहतजाज का प्लान था, एहतजाज की कॉल थी? क्योंकि यहाँ जो लोग फंसे नजर आ रहे हैं वो तो आम शहरी है जो शायद अपने काम पे जा रहे थे, मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा जाने का। जी, इस वक्त जिला कचहरी जो लाहौर का इलाका है ये काफी ज्यादा यहाँ पर इसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, दफ्तर हैं और लोग जो है वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि ये रास्ता लाहौर से बाहर की तरफ भी जाता है, दादा साहब की तरफ से होता हुआ शादरा की तरफ, और इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। पुलिस हुकाम जो है वो लोगों के साथ ताबू नहीं कर रहे। हमने यूँ देखा कि अगर स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाना था उनको काफ़ी परेशानी थी, जिन लोगों ने अकेडमीज जाना था उनको काफ़ी परेशानी थी, जिन लोगों ने दफातर जाना था वो लोग लेट हुए और पुलिस हुकाम के साथ ताबू नहीं किया। वो यही कह रहे थे कि हमें इंस्ट्रक्शन है कि ये रास्ता बंद है। लोगों ने कहा कि दूसरा रास्ता मुतबादिल भी नहीं है ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद पहुंच सकें। इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन के कुछ MPs हैं वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं और अभी ये नारे की आवाज़ें गूंज रही हैं। ऑलराइट उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट दी है। थोड़ी देर बाद फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ अब्दुल्ला आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल ये किया है, क्योंकि जो विजुअल्स हम देख रहे हैं कि देखिए जो बंदा ऑलरेडी अरेस्टेड है, राना सना को तो ऑलरेडी वो पकड़ चुके हैं और उनको आपने अदालत में पेश करना है, तो फाइंड अ वे कि आप उनको पेश कर दें। आवाम को तंग करने की क्या जरूरत है? अब जिस तरह हमने भी देखा है बार्ब्ड वायर लगाई हुई है, पूरे वो कारकुन नहीं हमें फंसा हुआ नजर आ रहा था, यहाँ सब कोई भी नहीं, आम शहरी हैं हु आर नॉट यू नो हु डोंट हैव अ क्लू कि क्या हो रहा है, लेकिन वो क्यों इनकन्वीनियंस हो रहे हैं और फिर कोई अल्टरनेटिव रास्ता भी आप नहीं दे रहे। ये जब चीजें होती है ना तो आवाम को बड़ी तप चढ़ जाती है कि वाई हमारे साथ ही ये क्यों होता है। भाई वो बंदा पकड़ा हुआ है, आपने पकड़ लें। आप मेरा ख्याल है पानी शानी पिए, इनको भी जरा तब चढ़ गई है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तमाशा बैंड इज विद अस, प्लीज ओपन द फ्रेम। माशाल्लाह, सोचे इतने ज्यादा लोग हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वेलकम गाइस। मुझे लग रहा था कह रहे थे दो और बाहर खड़े, मैंने कहा बाहर चले जाते हैं। हमारी जगह आके बिठा दो, रोज तमाशा करो। अच्छा जी, वी नीड टू मेक सम इंट्रोडक्शंस एंड आई स्टार्ट फ्रॉम माय राइट। जाहिद कुरैशी मेरे साथ बैठे हैं, हु इज ए गिटारिस्ट एंड सॉन्ग राइटर और वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द तमाशा बैंड। वेलकम जाहिद। और जाहिद के साथ बैठे हैं बिलाल अहमद, who is a vocalist. We are looking forward to hearing you, बिलाल। और जनाब इधर हैं
अनस लुत्फी, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है उनका नाम, और उसके साथ हैं अली रजा और उनके साथ है हैदर अली। इन दोनों के हाथ में तो गिटार है, कौन सा बेस है कौन सा नहीं है ये मुझे नहीं पता, आप बता दें। ये वाला बेस है, आप बेस गिटारिस्ट हैं, आप ड्रमर हैं, और इनको हमने बड़ी मुश्किल से सेटल डाउन किया है यहाँ पे। जिस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं वो बजाएंगे भी बाय द वे। एक्चुअली उनकी पूरी प्लेसमेंट ही से, हाँ देखें हमारे फ्रेम में बड़े, हमें बड़ा हम भी वरी इनके हमारे फ्रेम में कैसे फिट आएंगे, लेकिन हैदर बड़े अच्छे आप फिट आए हैं इधर। ओके जी, हु शुड वी स्टार्ट? अच्छा जी, पहले तो सबसे पहले इनका नया गाना आया है पैसा फेक, जिसको हमने दिखाया भी प्रोग्राम के शुरू में। बताइए ये क्या है? पैसा फेक तमाशा दे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन व्हाट्स द थॉट बिहाइंड इट? जब वी केम ऑन द बैटल ऑफ द बैंड्स लास्ट ईयर एंड हमने जो सोचा था कि भाई सबसे पहला गाना तमाशा बैंड का बेहतर यही होगा कि उस गाने का नाम पैसा फेक हो, बिकॉज यू नो इट फील्स राइट, इट फील्स राइट। एंड देन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड देन वी अंडरस्टूड कि ज़रूरी नहीं है वो गाना सिर्फ एक गाना हो, उस गाने के साथ एक मूवमेंट बाकायदगी से जुड़ सकती है, एंड अ मूवमेंट दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। सो राइट नाउ लास्ट वीक वी लॉन्च्ड विद द टीजर ऑफ द सॉन्ग, वी लॉन्च्ड अ मूवमेंट कॉल्ड द हैशटैग पैसा फेक मूवमेंट, जिसमें आर्टिस्ट्स ऑफ ऑल फॉर्म्स, वेदर दे बी म्यूजिशियंस, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, डिज़ाइनर्स, फ्रीलांसर्स, डांसर्स, जो भी एनीवन जो भी कला बेचता है अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए और रोज़ी रोटी कमाने के लिए, और जिनको उनकी मनपसंद कॉम्पनसेशन नहीं दी जाती, जिनको इज्जत नहीं दी जा रही होती है, जो कि एवरी आर्टिस्ट इन पाकिस्तान राइट नाउ वो ही इज़ गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट। सो वी लॉन्च दैट काइंड ऑफ मूवमेंट जिसमें लोग बोले हाँ भाई हम इस किस्म के आर्टिस्ट हैं, हम अपनी कहानी शेयर करेंगे, हम बताएंगे कि हमने क्या एक्सपीरियंस किया है पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, कि आर्टिस्ट्स की क्या कदर होती है और हमने हमारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। विल टॉक अबाउट इज दिस योर पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल? एंड आई विल लाइक टू मूव टू दिस साइड एज वेल। आपने से बल्कि अनस से पूछ लेते हैं कि ये मूवमेंट तो बन गई, ऑब्वियसली तमाशा बहुत पसंद आया, बैंड सारों को सुना, बट देन देयर इज मोर टू यू गाइस देन जस्ट यू नो। डेफिनेटली देखें शुरू में ही ऑफ कोर्स जब तक हमें कोई नहीं जानता था, जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली वी डिड नॉट हैव एनी ओरिजिनल सॉन्ग्स, और हम लोग भी इसी तरह गिग्स ढूंढते थे, और हम लोगों के साथ भी बहुत लोगों ने ये चीज़ की है। मतलब देयर वर टाइम्स जब हमें बोला गया था कि आप लोग तो आए पैसे दे के यहाँ पे परफॉर्म करें, पैसे दे के आप ही की जेब से लेंगे और आप ही को प्लेटफॉर्म और आपको मौका देंगे परफॉर्म पड़ते थे हमें गिग्स के लिए कि यार स्लॉट चाहिए, हाँ सही है यार 4 गानों की स्लॉट मिलेगी लेकिन तुम्हें 30 पासेस बेचने पड़ेंगे, और ऑर्गेनाइजर्स की फिर यूँ बहुत मोनोपोली बन जाती है, दे गेट देयर वे, क्योंकि वो हमेशा करते हैं इतने पासेस बेचोगे तो तुम्हारा बैंड आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा ये टैलेंट इज नॉट इनफ, यानी हम यहाँ देख रहे हैं खुद यू हैव टू मेक योर ओन मींस। आपके लिए तो शायद फिर भी निस्बतन आसान हो, क्योंकि यू नो एक सिंगर की जो गाना गाता होता है ना, हमारे लिए सिर्फ वही म्यूजिशियन है जिसकी आवाज़ अच्छी है जो गाना गा रहा है। आप म्यूजिशियन हैं लेकिन आम पब्लिकली आम फहम ज़बान में आप म्यूजिशियंस नहीं हैं, आप तो भाई इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, आप तो भाई गाना बजाते हैं, आप तो गिटार बजाते हैं, आपको तो बिल्कुल ही पैसे नहीं देने, आपको तो फिर भी 2 रुपए देने। सॉरी टू से एंड मे बी यू गाइस कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन रिप्लेसेबल भी समझा जाता है एक म्यूजिशियन को कि सिंगर सामने पीछे किसी को भी डाल। हालांकि जो सच्चाई है वो इस चीज़ से बहुत दूर है। मतलब मैं 10% भी उतनी मेहनत नहीं करता हूँ जितने बैंड मेंबर्स करते हैं, और इनके बगैर एक वोकलिस्ट, मतलब आई एम नथिंग विदाउट माय बैंड। अच्छा ये मैसेज तो बड़ा जबरदस्त तरीके से हमने सबको बता दिया, समझा दिया। अब गाना कौन सा सुनाएंगे आप? अच्छा सो पैसा फेक हम नहीं सुनाएंगे ताकि आप जाके वो सुने। अच्छा चलें देखिए हाउ स्मार्ट दे आर, और तो मैं वही रिक्वेस्ट डालने लगी थी। यू कैन चेक इट आउट ऑन YouTube and our Facebook. Let's start with रोशनी। We should start with रोशनी। पिछले साल पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड में हमारा एक ओरिजिनल सॉन्ग आया था, दैट वाज कॉल्ड रोशनी, जिसने बेसिकली हम लोगों को मशहूर किया था। ये वो सॉन्ग था जिसके ऊपर फवाद खान टेबल पे चढ़ गए थे। बिल्कुल गाना भी याद आ गया हमें। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद दैट। हैदर विल यू डू द मैजिक? हैदर आई होप मैं गिरना चाहूंगा। नहीं गिरोगे। दिल चाह रहा है कि हम पीछे किसी को खड़ा कर दें कि आपकी सपोर्ट हो जाए।